दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 343 नंबर का लेक्चर है। जी हां दोस्तों, 343 यानी ज्योग्राफी का ये 13वें नंबर का लेक्चर है। अब तक दोस्तों कुल 5 विषय मैं आपको पढ़ा चुका हूं। पूरा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, संविधान और विश्व का भूगोल। जी हाँ, जिसे आप वर्ल्ड ज्योग्राफी कहते हैं, वो भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। 330 लेक्चर लगा इन 5 विषय को खत्म करने में। और आगे अब हम भारत के भूगोल की क्लास अटेंड कर रहे हैं। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो 10,290 सवाल तैयार हो जाएंगे। मैं बार बार आपको आगाह करता हूं कि आइए इस सीरीज से जुड़िए। कब 5,000 हो जाएगा, कब 10,000 हो जाएगा, फिर से एक नारा दे रहा हूं, कब 15,000 हो जाएगा, कब 20,000 हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आज ज्यादा लग रहा है ना कि 10,000 सवाल सर कैसे कवर होगा। अभी भी समय आपके पास, जब तक ये ऐसा ना हो जाए कि कुछ दिन बाद ये वीडियो देखिए और तब तक मैं 20,000 पहुंच जाऊं, फिर तो और भी ज्यादा कठिन होगा। तो बेहतर ये है कि आप अभी से देखना शुरू कर दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है ये दोस्तों भारत के प्रमुख पठारों से संबंधित है। विश्व के प्रमुख पठार नहीं, वो तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। अब भारत के प्रमुख पठार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसे प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। भारत के प्लेट्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। दक्कन ट्रैप हो गया, कर्नाटक का पठार हो गया, तेलंगाना का पठार हो गया, मेवाड़ का पठार भी सर हमने तो कभी सुना नहीं सुना मेवाड़ का पठार। कोई बात नहीं, आज सुन लेना। मेवाड़ का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया। इन सभी पठारों से संबंधित कौन कौन से सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्या क्या ध्यान देना है, उन सभी तथ्यों पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक बात याद रखिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए हैं। अगर आप नितिन सर यानी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, बिलीव है, भरोसा है, तो आइए आप हमारे इंडिविजुअल बैच यानी फाउंडेशन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को और अचूक बनाइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को, पढ़ना शुरू कीजिए। पहला सवाल क्या दिया दोस्तों? सवाल दिया है कि धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है। देखिए, पर्वत और पठार में एक अंतर है। जो पर्वत होता है उसका जो शिखर होता है वो नुकीला होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है, लेकिन पठारी क्षेत्र में क्या होता है? समतल होता है। जैसे धरती समतल है ना, ऐसे पठार भी लगभग समतल होते हैं। अंतर बस इतना है कि जमीन से थोड़ा अधिक ऊंचे होते हैं, बस इतना सा अंतर है। तो वही लिख रहा है दोस्तों कि अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा हो तथा जिसका ऊपरी भाग क्या हो? चौड़ा हो और सपाट हो। यानी एकदम सपाट तो नहीं, थोड़ा उबड़ खाबड़ चलता है, ठीक है। तो चौड़ा और सपाट दोनों होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम पठार कहते हैं। और ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ गया ना? पठार कुछ और नहीं, सामान्य धरती से थोड़ा ऊंचा भाग जिसका ऊपर का हिस्सा चौड़ा भी हो, सपाट भी हो, उसे हम पठार कहते हैं। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बस ऐसे ही आपको पढ़ते चलना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला सवाल दे रहा है परीक्षा में कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है वो कैसी आकृति है? प्रायद्वीपीय पठार। और मैंने आपको क्या समझाया? प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे भारत है, भारत जो है 3 तरफ से जल से घिरा है। ऐसा कोई भूखंड जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इस प्रायद्वीप पे जो पठार है वो कुछ इस आकृति का है, यानी त्रिभुजाकार। ठीक है, यहां जो आकार दिख रहा है आपको, ये कैसा आकार है दोस्तों? ये त्रिभुजाकार आकार है। तो याद रखेंगे, जो आपका जवाब होगा वो भी क्या होगा? जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका आकार कैसा होता है? तो हमेशा याद रखेगा त्रिभुजाकार, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का आकार भी दोस्तों लगभग त्रिभुज के आकार का। नीचे का हिस्सा देखिए, त्रिभुज टाइप का नहीं दिख रहा है जिसकी 3 भुजाएं हो, ठीक है। तो याद रखेंगे त्रिभुजाकार आपका यहां जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? औसत, ऑन एन एवरेज दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी, हाइट कितनी है? अभी आपने पढ़ा दोस्तों कि जो आसपास की भूमियों से पर्याप्त ऊंचा हो, ठीक है। पर्याप्त जो ऊंचा होता है उसे हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। तो ऊंचाई कितनी, कितना ऊंचा? 2-4-10 फीट? नहीं भाई, उतना नहीं, और ज्यादा की बात करेंगे। 2-4-10 फीट माने क्या होता है? लगभग 600 से 900 मीटर ऊंचा होता है। औसतन 600 से 900 मीटर लगभग दोस्तों ऊंचा होता है। धरती से बहुत ऊंचे होते भाई, ठीक है। 1000 मीटर नहीं, 1000 मीटर कर देंगे तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। 600 से 900 मीटर के आसपास का जो भूखंड ऊंचा है वो पठार कहा जाता है। औसतन यही ऊंचाई है पठारों की, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो मैंने कॉमन सी बात बताई। अब दोस्तों एक एक पठार से संबंधित हम सवालों को अटेंड करते हैं। अगला सवाल क्या दे रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल जो है दोस्तों ये किस दिशा में? देखिए, अब देखिए जो पठार है उसका ढाल पूछ रहा है। एक बात बताओ, देखो पश्चिम की तरफ ढाल तो हो नहीं सकता है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है,
जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका ढाल दोस्तों किस तरफ नहीं है, याद रखेंगे पश्चिम की तरफ तो एकदम से नहीं है, एकदम नहीं है। क्यों नहीं है? पश्चिम की तरफ है पश्चिमी घाट, और ढाल ढा के करेगा क्या? अगर ढाल हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। इसका जो ढाल है ये दो दिशा में है, या तो इसका ढाल दोस्तों उत्तर दिशा में है, या तो इसका ढाल दोस्तों कहां है दोस्तों, पूर्वी दिशा में है, यानी पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ। किस तरफ नहीं दोस्तों, ना तो पश्चिम की तरफ है ना ही दक्षिण की तरफ है। दोनों बातें आपको ध्यान देना, ठीक है, ना तो पश्चिम की तरफ है ना दक्षिण की तरफ है। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसका ढाल दो दिशा में है, उत्तर की तरफ है और पूरब की तरफ है, ठीक है। ये आप एकदम क्लियर ढंग से आप इसको याद रखेगा, कंफ्यूज नहीं होना आपको इस टॉपिक में, याद रखें। अगला सवाल दे रहा है कि भारत की सबसे प्राचीन जो भू आकृतिक संरचना है वो कौन सी है। तो दोस्तों भारत की अगर सबसे पुरानी भू आकृतिक संरचना की बात करेंगे तो उसमें पठारों का नाम ही आता है। पठार जो है दोस्तों ये सबसे पुराने हैं, और पठार में भी जो खास करके जिस हम प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं, ये सबसे पुराना है। क्रिटेशियस काल में दोस्तों इसकी रचना हुई थी। किस युग में इसकी रचना हुई थी? तो याद रखेगा क्रिटेशियस, ठीक है, क्रिटेशियस युग के बारे में आपने पढ़ा होगा, उस युग में दोस्तों इसकी रचना हुई थी। तो बहुत पुराना दोस्तों। ऐसे अगर देखिए यहाँ पठारों की बात करें, ऐसे पर्वतों की बात होता तो हम कहते दोस्तों अरावली पर्वतमाला सबसे पुराना, भारत में सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि पठारों का पठार किसे कहा जाता है। पठारों एक देखिए, एक होता है दोस्तों विश्व की छत, ठीक है, विश्व की छत। विश्व की छत किसे कहते हैं दोस्तों? विश्व का छत कहा जाता है पामीर के पठार को, ठीक है। पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? इसे विश्व की छत कहा जाता है। और पठारों का पठार किसे कहा जाता है? यह प्रायद्वीपीय पठार को कहा जाता है। जो प्रायद्वीपीय पठार भारत में है इस पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। जैसे आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई जो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है। भारत में जितनी भी बैंकें हैं उनका सबसे ऊंचा बैंक कौन सा है? आरबीआई है। सब आरबीआई के अंडर में ही आते हैं, ठीक है। अंडर में नहीं, उनको नियंत्रित, बैंकों को नियंत्रित करता है, कहने का मतलब ये है। कहा दक्कन ट्रैप में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ। दक्कन ट्रैप क्या है पहले ये समझिए, ठीक है। देखिए दक्कन ट्रैप है क्या, पहले ये समझिए। हुआ क्या कि पृथ्वी के अंदर है मैग्मा। आप सभी जानते हैं पृथ्वी के अंदर क्या है? मैग्मा भरा है। मैग्मा क्या होता है दोस्तों? जिसमें गैस के साथ साथ दोस्तों क्या हो? लिक्विड वाले आइटम भी हो। अगर यही गैस उड़ जाएगा तो लावा हो जाएगा, ठीक है। तो जो पृथ्वी के अंदर का मैग्मा है, जब वो दोस्तों ज्यादा गर्म हो जाता है तो बाहर निकलने का प्रयास करता है, वो गैस बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो गैस आकर दोस्तों जमीन को ठोकते रहता है। जहां जमीन कमजोर मिलता है जमीन में दरार बन जाता है। ऐसे मान लीजिए इतना दरार बन गया, अब वहां से सारा गैस और मैग्मा बाहर आके फैल जाता है, समझ रहे हैं। जब फैल जाएगा तो उसी से दोस्तों दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। भारत में जो दक्कन ट्रैप है, याद रखेंगे, ये मैग्मा का दरार से बाहर निकलकर जमने के कारण किसका निर्माण हुआ दोस्तों? दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। जो दक्कन ट्रैप है कुछ और नहीं है, ये वही मैग्मा बाहर निकलकर जम गई और उसके वजह से दक्कन ट्रैप बना है। और यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है देखने को मिलता है दोस्तों? ये जो मैग्मा के ठंडा होने के कारण जो मिट्टी बनी है वो काली मिट्टी बनी है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी सूर्य के प्रकाश के कारण फट जाती है, दरार पड़ जाता है, इसीलिए उसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहते हैं, ठीक है। ये सब तथ्य भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि गोदावरी नदी किस पठारी क्षेत्र से अपवाहित होती है, मतलब बहती है। अपवाहित होना मतलब बहती है, ये आपको बताना है, ठीक है। किस पठारी क्षेत्र से दोस्तों बहती है ये आपको बताना है। जो गोदावरी नदी है दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ है पहले ये जानिए, ठीक है। इसका उद्गम है दोस्तों ब्रह्मगिरी पर्वत। कौन से पर्वत है दोस्तों? ब्रह्मगिरी पर्वत से यह नदी निकलती है, ठीक है। ब्रह्मगिरी पर्वत, वहां पर भी दोस्तों गंगा द्वार है। उस ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक स्थान आपको मिलेगा गंगा द्वार, ठीक है। इसे दोस्तों बूढ़ी गंगा के रूप में जाना जाता है। गंगा बड़ी, गोदावरी, तीर्थराज, प्रयाग, ठीक है। सबसे बड़ी गंगा से भी ज्यादा दोस्तों महत्व किसको दिया गया पुराणों में? गोदावरी को दिया गया। ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती, वहां पर गंगा द्वार है, वहां से निकलती है, ठीक है। और याद रखेंगे करा किस पठारी क्षेत्र से अपवाहित होती है? तो जो दक्कन ट्रैप है दोस्तों यहीं से होकर बहती है, ठीक है। दक्कन ट्रैप से होकर ही दोस्तों यह नदी बहती है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और अंतिम में जो गोदावरी नदी डेल्टा बनाती है वो कहां बनाती है? आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर।
आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर ये गोदावरी नदी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। ये हो गया, और कृष्णा नदी हो गया। कावेरी नदी जो है वो तमिलनाडु में डेल्टा बनाती है, जबकि कृष्णा और गोदावरी जो है ये आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है। ठीक है, सारे तथ्य आप याद रखें, पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको। आगे बढ़िए, अगला सवाल करा सतमाला, पता नहीं नाम सुना है कि नहीं, सतपुड़ा का नाम सुना होगा, ठीक है, चलिए वही याद कर लीजिए। सतमाला, अजंता की गुफाओं का नाम सुना है कि नहीं, अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने कराया दोस्तों, अजंता, जिसे कोई नहीं जानता, यानी गुप्त है, तो गुप्त शासकों के द्वारा दोस्तों अजंता की गुफाओं का निर्माण कराया गया। इसके विपरीत एलोरा की गुफाएं जो है उसका निर्माण किसने कराया, एलोरा, रा से राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा एलोरा में गुफाओं का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो अजंता एलोरा दोनों याद रखेंगे। फिलहाल यहां अजंता की बात हो रही है। सतमाला हो गया, अजंता हो गया, बालाघाट हो गया, हरिश्चंद्र पहाड़ियां हो गई, ये सभी किस पठारी क्षेत्र में आते हैं, ये सभी भी दोस्तों जो दक्कन का पठार है दोस्तों, ये उसी पठारी क्षेत्र में आते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र पहाड़ियां, ये सब उसी में आते हैं। लास्ट वाली क्लास में आपको याद होगा हरिश्चंद्र पहाड़ी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो जान रहे थे कि ये जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है उसके हिस्से में आता है ना, पश्चिमी घाट श्रेणियों के अंतर्गत ये हरिश्चंद्र श्रेणी की बात हम लोगों ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा दोस्तों क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से किस पठार का निर्माण हुआ, थोड़ी देर पहले तो बताया कि जो दक्कन का पठार है, इसका निर्माण दोस्तों कैसे हुआ है, पहली बात याद रखेगा क्रिटेशियस युग में हुआ है। दूसरी बात याद रखेगा ज्वालामुखी उद्गार, वो ज्वालामुखी फटा नहीं बहुत तेजी से, जमीन फटी और जो अंदर का मैग्मा था वो आकर दोस्तों क्या हो गया, फैल गया, उसकी वजह से दोस्तों इस दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। यहाँ काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, ये सारे तथ्य आप याद रखेंगे। करा कपास के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र कौन सा है, तो पुनः आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्कन का पठार। क्यों दक्कन का पठार ही सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि दक्कन के पठार पर दोस्तों काली मिट्टी की अधिकता है। किसकी अधिकता है, काली मिट्टी की अधिकता है, और काली मिट्टी की अधिकता होने के कारण दोस्तों यहां पर कपास की खेती होती है। क्यों, जो कपास की खेती होती है दोस्तों, इस कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को दोस्तों क्या कहते हैं, इसी कारण काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। चाहे काली मिट्टी कहिए, चाहे कपासी मिट्टी कहिए, ठीक है, चाहे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहिए, क्या कहिए, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। ठीक है, ये सभी किसका उपनाम है दोस्तों, ये सब एक ही मिट्टी को कहा जाता है, वो है काली मिट्टी। ठीक है, दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप दोस्तों ये पैदा हुआ है, याद रखेंगे। आज ज्वालामुखी उद्भेदन ठीक नहीं लग रहा है, यहां देना चाहिए दरारी उद्भेदन। क्या देना चाहिए, यहां जो शब्द होना चाहिए, ये शब्द होना चाहिए दरारी उद्भेदन। दरारी उद्भेदन के कारण दोस्तों दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है, न कि यहां कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न मतलब जुड़ा हुआ, संलग्न का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। ठीक है, संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो जो कर्नाटक के पठारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको मलनाड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक स्पेशल इनका नाम है मलनाड। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, मलनाड कहते हैं। मैंने क्या समझाया, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से जुड़े हुए जो पर्वत हैं, जो पठारी क्षेत्र हैं, उन्हें क्या नाम दिया जाता है, उन्हें मलनाड कहा जाता है। ये नाम ही है मलनाड। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगला सवाल दे रहा है कि कर्नाटक पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। सबसे ऊंची चोटी जो कर्नाटक के पठारी क्षेत्र की है, और अभी हमने क्या पढ़ा दोस्तों, जहां कर्नाटक के पठारी क्षेत्र की बात आए वहां सीधे सीधे मलनाड याद रखे। तो आपसे सवाल यह भी कर सकता है कि मलनाड की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, उसे क्या नाम दिया गया है, तो याद रखेगा उससे नाम दिया गया है मुल्लायानगिरी। ठीक है, क्या नाम दिया गया है, मुल्लायानगिरी। सर हमने तो कभी मुल्लायानगिरी के बारे में नहीं पढ़ा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो आप समझ लीजिए, मुलायानगिरी भी से कहा जाता है, मुल्लायानगिरी भी कहा जाता है। ठीक है, एक हटा देंगे, लगा देंगे, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, नाम यही है। यह कर्नाटक के पठारी क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी। एक चीज और बता दूं, यहां पर अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करता, तो यहां सर्वाधिक ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है, वह है दोस्तों बाबा बूदन की पहाड़ी। क्या है दोस्तों, बाबा बूदन की पहाड़ी, ये दोस्तों सर्वाधिक ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र। अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात करता तो ये, अगर पठारी क्षेत्र की बात किया तो मुलायानगिरी आप याद रखेंगे
रखेंगे, ये आपका जवाब हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग तथ्य हैं, इनको आप अलग से याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि बाबा बुदन की पहाड़ियां किस पठार का भाग है, पूछा सवाल ना, तो पुनः आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक पठार। कर्नाटक के पठार, कर्नाटक पठार लिखिए, कर्नाटक के पठार नहीं, ठीक है। कर्नाटक पठार का हिस्सा क्या दोस्तों, ये बाबा बुदन की पहाड़ी, कहीं अलग नहीं दोस्तों, ये कर्नाटक पठार का हिस्सा है, ये आप याद रखेंगे, बाबा बुदन की पहाड़ियां, ठीक है। बाबा बुदन की पहाड़ी दोस्तों किस लिए जानी जाती है, यहां लौह अयस्क का भंडार है, ठीक है। किसका भंडार है, यहां पर लौह अयस्क का भंडार है दोस्तों, इस वजह से दोस्तों इसे जाना जाता है। लौह अयस्क के भंडार के कारण दोस्तों बाबा बुदन की पहाड़ियों को जाना जाता है, ये तथ्य आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। करा कावेरी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, किसका अपवाह क्षेत्र, कावेरी, और कावेरी नदी जो डेल्टा बनाती है दोस्तों, डेल्टा कहां बनाती है, तो पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कावेरी नदी जो डेल्टा बनाती है वो तमिलनाडु में बनाती है ना, तमिलनाडु, ठीक, इसको याद रखेंगे। करा कावेरी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो किस पठार के अंतर्गत आता है, बार बार दक्कन पठार मत जाइए भैया, दक्कन पठार, दक्कन जो मध्य में पड़ता है वहां पर है, ये हम आ गए दक्षिण की तरफ, और यहां दोस्तों मैसूर का पठार आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, यहां पे आपको मैसूर का पठार मिलेगा, ठीक है, मैसूर पठार, ठीक है, या मैसूर का पठार, यहां से दोस्तों ये कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र है, ये आप याद रखेंगे। हमेशा एक ही जवाब नहीं, आज हम 3-4 चीजों को लेकर पढ़ रहे हैं तो सब अलग अलग आपको याद रखना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़े कि कहीं एक ही चीज रट ली है दक्कन का पठार तो फिर वही लेके पढ़े रहे, आगे और भी पढ़ना है सवाल, तो एक एक चीज आप देखते जाइए, समझ में आ रहा है ना। एक चीज और याद रखेगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर जो फ्री क्लास दिया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से मैंने ये सीरीज बनाने की कसम खाई थी कि चाहे व्यूज आए चाहे ना आए, और आज भी देखिए व्यूज आता नहीं, मेरे मन लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। या आप क्वालिटी कंटेंट की बात, मुझे नहीं पता बच्चे ढूंढ क्या रहे हैं, मुझसे न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा सर आप फ्री में मत पढ़ाया करिए, क्योंकि फ्री की शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं देता, कोई समझता ही नहीं महत्व। हमने कहा कोई बात नहीं, जो नहीं समझता नहीं समझता, कुछ ऐसे बच्चे तो होंगे जिनके लिए बहुत जरूरी होगा, जिनके पास सच में पैसे नहीं होंगे, उनका ख्याल कौन रखेगा, उन्हीं के लिए पढ़ाते हैं। हो सकता है ऐसे 10 ही 5 बच्चे हैं, तो जब तक मेरे व्यू 0 नहीं हो जाते तब तक इस सीरीज में रोकने वाला नहीं हूं। मेरे लिए एक बच्चा भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि हर वीडियो मेरा मिलियंस में जाए, आने वाले समय में जाएगा। जितना मेहनत मैं कर रहा हूं ना, मुझे पता है जब आप मेहनत करेंगे तो रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन सफलता भी उसी व्यक्ति को मिलता है। और जानबूझ के मुझे लगता है भगवान मेरे वीडियोज को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे कभी कभी कि इतना अच्छा, इतना मेहनत करने के बावजूद भी जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है क्या। फिर समझ में आता है कमी कुछ नहीं बेटा, आप अपना काम करते जाओ, ठीक है, फल की चिंता मत करो। जितना ज्यादा समय मिलेगा, फल मिलने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा, फल उतना बढ़िया मिलेगा। तो मैं भी इंतजार कर रहा हूं, 5 विषय पढ़ा दिया, 6ठे विषय का नंबर है इंडियन ज्योग्राफी। अब इस बार तो अब स्टार्ट किया हूं तो समाप्त लेके ही दम लूंगा, ठीक है। और ये जो क्लास चलती है ये सुबह के 9 बजे क्लास चलती है, तो आइए आप ज्वाइन भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में औसत से अधिक जो ऊंचे मैदानी क्षेत्र हैं उनको किन नामों से जाना जाता है ये बताइए, ठीक है। तो जो कर्नाटक के पठारी क्षेत्र उसमें 2 चीजें आती हैं। कर्नाटक का जो पठारी क्षेत्र है इसमें 2 चीजें आती, कौन कौन सी 2 चीजें आती है दोस्तों। एक तो दोस्तों मैसूर का पठार आता है, मैसूर का पठार कहीं अलग नहीं है, मैसूर तो खुद ही कर्नाटक में है, ठीक है। तो एक तो दोस्तों मैसूर का पठार आता है, दूसरा बंगलुरु का पठार आता है। बंगलुरु तो दोस्तों राजधानी है, हाँ। दूसरा क्या था दोस्तों, बंगलुरु का पठार। तो मैसूर का पठार और बंगलुरु का पठार ये दोनों याद रखेंगे, ये कर्नाटक के पठारी क्षेत्रों के अंतर्गत ही आते हैं, कुछ अलग से नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कभी सवाल पूछता परीक्षा में तो प्लीज आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कृष्णा नदी हो गया, कावेरी नदी हो गया, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा 2 नदियों के मिलन से बना, तुंगा अलग नदी है, भद्रा अलग नदी, दोनों मिल गई तो तुंगभद्रा बन गया। तो लिख रहा है कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती। शरावती नदी का नाम सुना है कि नहीं। शरावती नदी पर दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहीं पर दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा क्या दोस्तों, जलप्रपात है। जलप्रपात क्या नाम दोस्तों, इसका नाम क्या बताइए जल्दी से। इसका नाम है जोगरसप्पा, जोगरसप्पा जलप्रपात, ठीक है। अब इसका नाम महात्मा गांधी रख दिया गया, महात्मा गांधी जलप्रपात रख दिया गया, ठीक है। याद रखिएगा ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखेंगे, ठीक है। कई बार लोग कहते हैं कुचिकल जलप्रपात, ये उससे भी ज्यादा ऊंचा है, कुचिकल 2nd नंबर पे आता है। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती और भीमा ये किस पठारी क्षेत्र से होकर बहती है दोस्तों। ये सभी की सभी नदियां ये कर्नाटक पठार से होकर बहती हैं। कहां से बहती हैं,
ये कर्नाटक पठार से होकर बहने वाली नदियां हैं, चाहे कृष्णा। दक्षिण भारत की मोस्टली नदियां जो हैं, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी छोड़ दीजिए, गोदावरी तो दक्कन ट्रैप से निकल जा रही है, ठीक है। बाकी की जो नदियां दोस्तों वो कर्नाटक पठार से होकर बहती हैं, ये तथ्य आप याद रखेंगे। अगला सवाल है रॉयल सीमा। रॉयल सीमा और तेलंगाना का पठार, पता नहीं आपने रॉयल सीमा का नाम सुना भी नहीं, रॉयल स्टेट का नाम जरूर सुना होगा, हाँ सुने, यही सब रह गया बाकी, ठीक है। तो रॉयल स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रॉयल सीमा की बात कर रहा हूं, मैं तेलंगाना के पठार की बात कर रहा हूं। ये किन राज्यों में दोस्तों अवस्थित हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग राज्यों में, ठीक है। मैं एक चीज और बता दूं, यहां पे आप ऐसे मत याद करें तो फिर रट जाएंगे, फिर मजा नहीं आएगा। रायल सीमा के बारे में याद रखिए। रायल सीमा की बात कहां आती है, कभी आपसे परीक्षा में पूछ दे कृष्णा नदी बेसिन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पूछ दे, कभी आपसे परीक्षा में कृष्णा नदी बेसिन के बारे में पूछ दे तो याद रखेगा कृष्णा नदी का बेसिन जो है दोस्तों कहां स्थित है, याद रखेंगे रायल सीमा में स्थित है। और तेलंगाना पठार की बात कर दे तो कभी भी दोस्तों आपसे सिकंदराबाद और हैदराबाद के बारे में पूछ दे, सिकंदराबाद और हैदराबाद जुड़वा राजधानी कहा जाता है इसे, ठीक है। सिकंदराबाद और हैदराबाद के बारे में पूछ दे तो ये जो सिकंदराबाद हैदराबाद है ये तेलंगाना पठार के अंतर्गत आते हैं। अब तो एक चीज क्लियर हो गया होगा कि जो रायल सीमा है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती है, ठीक है। याद रखेंगे जिस रॉयल सीमा की बात हम कर रहे हैं ये रॉयल सीमा किसके अंतर्गत आता है, ये रॉयल सीमा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती है, ठीक है। और जिस हम तेलंगाना के पठार की बात कर रहे हैं, जिस तेलंगाना पठार की बात कर रहे हैं ये किसके अंतर्गत आता है, ये क्योंकि पहले दोस्तों दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे, अब तो तेलंगाना अलग राज्य हो गया ना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी अ से आंध्र प्रदेश, अ से अमरावती, ठीक है। अ से आंध्र प्रदेश और अ से अमरावती, तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया ना। तो दोनों अलग अलग लोकेशन है, इसलिए दोनों को अलग अलग आप याद रखिएगा, इसी में भलाई आपकी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है कि कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। बात क्या दोस्तों, कृष्णा नदी बेसिन। अब देखिए यहां पर दो चीजें आती हैं। अगर आप दोस्तों कृष्णा नदी की बात कर रहे हैं तो दो सवाल यहां पर बनता है, ठीक है। कृष्णा नदी बेसिन की अगर आप बात कर रहे हैं तो बेसिन के आते ही दो सवाल बनता है। एक सवाल बनता है दोस्तों उत्तर के पठारी क्षेत्र, दूसरा सवाल आता है दक्षिण के पठारी क्षेत्र, ठीक है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र, ध्यान क्या देना दोस्तों, आपसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बारे में। अच्छा अगर उत्तर का पूछता दोस्तों तो जवाब हो जाता तेलंगाना का पठार। क्या जवाब हो जाता दोस्तों, अगर उत्तर का पूछता तब हम क्या जवाब देते दोस्तों, तब हम जवाब देते तेलंगाना पठार। लेकिन हमसे तो उत्तर पूछा नहीं, हमसे तो दक्षिण पूछ रहा है, और दक्षिण पूछेगा तो क्या बताएंगे दोस्तों, तब हम बताएंगे रॉयल सीमा का पठार, ठीक है। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा रॉयल सीमा। क्या हो जाएगा, रॉयल सीमा पठार, ठीक है। रॉयल सीमा पठार जो है ये कर्नाटक नदी के दक्षिणी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कर्नाटक नदी बेसिन के दक्षिण में स्थित जो पठारी क्षेत्र है वो रॉयल सीमा है। उत्तर में स्थित जो पठारी क्षेत्र है वो तेलंगाना है। बात समझ में आ गया, दिमाग में बिठाइए, फिट कीजिए इसको, बहुत कंफ्यूजन होता है। और ये जो चीजें मैं आपको फ्री में पढ़ा दे रहा हूं ना, आपने ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पढ़ा होगा ज्योग्राफी ना, किसी ने किसी टीचर या अध्यापक से पढ़ा होगा। कॉपी खोलिए, नोट्स खोलिए, चेक कीजिए कि टॉपिक है कि नहीं, और नहीं है तो फिर पढ़ा क्या आपने, क्या सीखा। ऐसे ही कोई उल जुलूल की बातें करके चला गया, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, बोला पठार समाप्त हो गया। समाप्त हो गया पठार, समाप्त हो गया तो हम कहां से सवाल दे रहे हैं। मैं जानबूझकर दोस्तों इसको क्वेश्चन आंसर के रूप में रखा हूं कि आपको यह समझ में आए कि सच में हमारी परीक्षा में क्या पूछा जाता है। आपने किसी न किसी किताब से लेके पढ़ लिया होगा। मैं चाहता तो इस क्लास के अलावा मैं डिटेल में पढ़ा देता आपको, लेकिन फिर मजा नहीं आता। क्वेश्चन आंसर के रूप में पढ़ाऊंगा तो आप हमेशा ढूंढेंगे कि हाँ इस वाले चैप्टर में क्या क्या पूछा जा सकता है। मेरी क्लास यही तो है। आप 343वें दिन आप देख रहे हैं, 342 लेक्चर मैं दे चुका हूं और हर जगह मैं इतनी शिद्दत और मेहनत से पढ़ाया हूं, ठीक है, कि इस चैप्टर से क्या क्या सवाल बन सकता है। बहुत ढूंढना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपको लग रहा होगा ये सारी चीजें देखकर, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। करा सिकंदराबाद और हैदराबाद ये किस पठार के निचले भागों में स्थित है। बताया तो कि सिकंदराबाद हो चाहे हैदराबाद हो ये तेलंगाना पठार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये तेलंगाना पठार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, ठीक तो है तेलंगाना पठार के निचले भाग के अंतर्गत आती है, भी सही है। अगले सवाल पर आइए।
करा कृष्णा नदी बेसिन के, अच्छा आ तो गया कि उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित जो पठारी क्षेत्रों क्या है, तो उत्तर में कौन सा पठारी क्षेत्र दोस्तों, वहां तेलंगाना पठार है, ठीक है, तेलंगाना पठार। देखिए ऊपर मैंने बताया भी ना, दक्षिण की तरफ कौन सा है दोस्तों, दक्षिण की तरफ रायलसीमा है, और उत्तर की तरफ कौन सा है, तेलंगाना पठार है, यही बताया ना यहाँ पे। देखिए और यहाँ जवाब आ गया, ठीक है, सवाल यहाँ पूछ दिया, फिर से आपने जवाब दे दिया। आगे बात समझ में, आगे बढ़ा जाए, आगे पढ़िए। करा अरावली पर्वत को मालवा के पठार से कौन सी संरचना अलग करती, ठीक है। देखिए जो अरावली पर्वतमाला है, जो अरावली पर्वतमाला है, ये कहां स्थित है दोस्तों, ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। और इसकी सबसे पीक चोटी कौन सी है, तो आप पढ़े होंगे दोस्तों, क्या नाम है, गुरु शिखर बोलते हैं, माउंट आबू या गुरु शिखर, ठीक है। सर्वोच्च चोटी जो है दोस्तों, सर्वोच्च चोटी का नाम क्या दोस्तों, तो याद रखिएगा दो नाम है, इंग्लिश में इसे माउंट आबू बुलाते हैं और हिंदी में से क्या कहते हैं, हिंदी में से गुरु शिखर बुलाते हैं, ठीक है, गुरु शिखर बुलाते हैं। और जो मालवा का पठार है दोस्तों, ये तो मालवा वाले बेल्ट में पड़ता है। अच्छा मालवा की गंगा किसे कहते हैं, मालवा की गंगा, सवाल परीक्षा में आता है कि मालवा की गंगा किसे कहते हैं, क्या सवाल आता है, मालवा की गंगा, मालवा की गंगा कहते हैं दोस्तों क्षिप्रा नदी को, किसे कहते हैं, क्षिप्रा नदी को कहते हैं। क्षिप्रा नदी दोस्तों उज्जैन से होकर बहती, उज्जैन में जो महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग है वो कहां पर है दोस्तों, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, उसको याद रखेंगे। अभी आपसे पूछा है कि जो अरावली पर्वतमाला है और जो मालवा का पठार है, इन दोनों के बीच में क्या पड़ता है, तो इन दोनों के बीच में दोस्तों एक पठार है, ठीक है। उस पठार का नाम क्या दोस्तों, उस पठार का नाम है मेवाड़ का पठार। क्या नाम है दोस्तों, मेवाड़ का पठार, ठीक है, मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार के याद रखेंगे पश्चिम दिशा में अरावली पर्वत है, क्या है दोस्तों, अरावली पर्वत पड़ता है, और पूरब दिशा में क्या पड़ता है दोस्तों, मालवा का पठार पड़ता है, क्या पड़ता है, मालवा का पठार पड़ता है। ये आपके बीच में है, यही आपसे पूछा था और यही आपका जवाब हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, मेवाड़ का पठार, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। करा मेवाड़ पठार का विस्तार किन राज्यों में, तो जो मेवाड़ पठार है दोस्तों, जो मेवाड़ पठार है, लोगों को लगता है कि नाम मेवाड़ है तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि इसका विस्तार राजस्थान में, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। इसका विस्तार दोस्तों राजस्थान में भी है और इसका विस्तार दोस्तों मध्य प्रदेश में। क्यों मध्य प्रदेश, क्यों, क्योंकि मालवा का पठार दोस्तों एक तरह से सीमा है मध्य प्रदेश की, और वहां तक दोस्तों मेवाड़ का पठार भी फैला हुआ है। तो एग्जामिनर इस बात को जानता है, इसीलिए वो आपसे सवाल पूछ दिया। लेकिन आप क्या मेवाड़, चित्तौड़ ये सब जानते हैं, दिमाग में बैठा है क्या राजस्थान तो उत्तर है, तो बार बार दिमाग में राजस्थान ही आता है, कोई बच्चा मध्य प्रदेश सोच ही नहीं पाता है। तो जवाब में क्या रखना, हमेशा आपको राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश भी रखना है, बस इतनी सी बात आप ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि मेवाड़ का पठार किस नदी के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां पर कौन सी नदी का अपवाह क्षेत्र है दोस्तों, याद रखिएगा बनास नदी। कौन सी नदी दोस्तों, बनास नदी का नाम सुना है कि नहीं। ये जो मेवाड़ का पठार है ये बनास नदी के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये तथ्य भी आपको याद रखना। बहुत अच्छा सवाल है भाई, परीक्षा में आ सकता है, बिल्कुल। मैंने तो ढूंढ ढूंढ के एक एक सवाल कराए हैं ना, तो याद रखते चलिए। अगला सवाल देखिए, कर मालवा के पठार की संरचना ये किस चट्टान से निर्मित है, ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे आपने पीछे दक्कन ट्रैप के बारे में पढ़ा, पीछे आपने दक्कन पठार के बारे में पढ़ा, और दक्कन पठार में दोस्तों किस प्रकार की मिट्टी के बारे में पढ़ा, यहां आप काली मिट्टी के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में, काली मिट्टी के बारे में। ठीक उसी तरह से आपसे पूछ रहा है कि जो मालवा का पठार है यह किस प्रकार की चट्टान से निर्मित है। यहां चट्टान बताना, मिट्टी नहीं बतानी है। याद रखेगा यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। किससे निर्मित है दोस्तों, मालवा का जो पठार है यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, यह तथ्य आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, कारण मालवा के पठार का विस्तार मुख्यतः किस राज्य में। पीछे दोस्तों आपने मेवाड़ पठार पढ़ा, ठीक है, पीछे आपने क्या पढ़ा, पीछे आपने मेवाड़ पठार पढ़ा, और मेवाड़ पठार आपने पढ़ा था कि मेवाड़ पठार का विस्तार ये मध्य प्रदेश में भी है और राजस्थान में भी है। यही पढ़ा था ना, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह है। उसी तरीके से जो मालवा का पठार है इसका विस्तार कहां पर है, इसका विस्तार दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में है, ये राजस्थान तक नहीं जाएगा। क्यों, राजस्थान तक जाता उसके पहले इसकी मुलाकात किससे हो गई, मेवाड़ पठार से। अब आगे मेवाड़ पठार आ गया तो राजस्थान जाए कैसे बेचारा। तो मालवा का पठार जो है वो स्पेशली मध्य प्रदेश में ही विस्तृत है, किसी अन्य राज्य तक इसका जो है विस्तार नहीं देखने को मिलता है। अगला सवाल, कर मालवा पठार को राजस्थान में क्या कहा जाता है दोस्तों, बड़ा अच्छा नाम है। देखिए वो मालवा पठार है तो मध्य प्रदेश में, लेकिन इसका नाम दोस्तों राजस्थानी, इसे कहा जाता है हड़ौती। क्या कहा जाता है,
इसे हड़ौती का पठार कहते हैं या हड़ौती पठार, ठीक है, हड़ौती, जी हाँ दोस्तों, हड़ौती पठार कहते हैं। हड़ौती पठार कभी लिखे तो कुछ भी अलग नहीं है, मालवा पठार का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों, हड़ौती पठार है। ये अपने दिमाग में फिट रखिएगा, याद रखिएगा, कुछ अलग नहीं है, ये हड़ौती पठार हो जाएगा। आगे बढ़िए, कर मालवा पठारी क्षेत्र किस कृषि के लिए दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त है। अभी हमने पढ़ा मालवा का जो पठारी क्षेत्र है, यहां पर किस चट्टान की अधिकता पाई जाती है दोस्तों, यहां पर बेसाल्ट चट्टान पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, बेसाल्ट चट्टान। और स्पेशली दोस्तों ये मालवा पठार जो फैला है, ये कहां पर है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, ठीक है। और अभी आपसे पूछ रहा है कि किस टाइप की खेती यहां पर होती है, तो याद रखिएगा खास करके यहां कपास की खेती होती है, ठीक है। किस चीज की खेती होती है दोस्तों, कपास की खेती होती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कपास की खेती इस मालवा वाले बेल्ट में होती है, ये आप याद रखेंगे। बेसाल्ट चट्टान है तो यहां भी दोस्तों काली मिट्टी की अधिकता है, ठीक है। आगे बढ़िए, चंबल नदी का नाम सुना होगा। चंबल नदी दोस्तों बीहड़ के लिए जाना जाता है। चंबल नदी क्या बनाती है दोस्तों, बीहड़ का निर्माण करती है। उत्खात भूमियां यहां देखने को मिलती है, क्या मिलती है, उत्खात भूमि, ठीक है। चंबल के डाकू, तो पता ही होगा आपको, चंबल पहले से चर्मवती नदी कहा जाता था, कोटा के पास से गुजरती है, ठीक है। चंबल हो गया। नर्मदा और ताप्ती को कौन नहीं जानता, नर्मदा ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में जाके अपना जल गिराती है, ठीक है। करा ये नदियां किस पठार की प्रमुख नदियां हैं, ये बताना है। तो ये सारी नदियां दोस्तों मालवा पठार से होकर गुजरती हैं। कहां से, ये नदियां जो मैं आपको बता रहा हूं ये मालवा पठार से होकर गुजरती हैं। इसको आप याद रखिएगा, चाहे चंबल हो जाए, चाहे नर्मदा हो जाए, चाहे ताप्ती हो जाए। क्या क्या दोस्तों, चंबल नदी हो गया, चंबल हो गया, नर्मदा हो गया और ताप्ती हो गया। तापी लिखिए चाहे ताप्ती लिखिए, एक ही बात है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। करा भारत का सर्वाधिक गली या खड्ड अपरक्षित जो क्षेत्र है दोस्तों कौन सा है, सबसे ज्यादा खड्ड वाला क्षेत्र दोस्तों ये मालवा का पठार है। और इसी कारण दोस्तों मालवा का पठार, इसी कारण दोस्तों यहां से जो एकदम क्लोज जो नदी है वो चंबल नदी है, वहां पे भी दोस्तों तमाम उत्खात भूमियों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। समझ में आ गई बात, बस इतनी सी चीजें अगर आप याद रखते हैं तो पूरा काम आपका हो जाएगा। देखिए ऐसे विषय जो बुरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं ये उनके नोट्स हैं, और इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पूरा इंडियन ज्योग्राफी आपको डिटेल में पढ़ा है। कभी कभी बच्चे कहते हैं सर डिटेल में कहां से पढ़ें, निःशुल्क पढ़ लीजिए, पैसा देके बाद में पढ़ लीजिएगा। अभी दोस्तों आप फ्री में पढ़ सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास दिया गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मिल जाएगा, मैपिंग की क्लास मिल जाएगा। आप डालिए ना मैपिंग बाय नितिन सर स्टडी 91, आपको वीडियो मिल जाएगा, गजब गजब का वीडियो मिलेगा भाई। ये अलग बात है कि आप पसंद करते कि नहीं करते हैं, समझ में आए तो बेहतर है, नहीं आए तो फिर कोई बात ही नहीं, जहां से समझ में आए आप वहां पढ़िए, ठीक है। आप नोट्स परचेस कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से। बाकी अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट से जुड़ जाइए, वहां पर एक एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक निवेदन आप सभी से है दोस्तों, प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है, क्लास अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाओगे कि कब कौन सी क्लास दी जाती है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।